आज की हमारी कहानी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के एक ऐसे दर्दनाक किस्से की है जिसके बाद पूरे नेपाल के लोग, खास करके स्टूडेंट्स, सड़कों पर आ गए और दोषियों को इमीडिएटली फांसी देने की मांग करने लगे। बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस को दोषियों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ी, क्योंकि जब भी पुलिस उन्हें कोर्ट लेकर जाती तो दोषियों को लोग रास्ते में ही मारने पीटने लगते। ख्याति श्रेष्ठा एक लड़की अपने माँ बाप के साथ काठमांडू के एक किराए के घर में रहती थी। अभी उसने 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई कंप्लीट की थी और वो आगे की पढ़ाई के लिए प्लान्स बना रही थी। तभी उनके मकान मालिक, जिसका नाम बीरेन प्रधान था, उसने घर बेच दिया। नए मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। अभी कुछ ही दिन हुए थे उनको नए मकान में शिफ्ट हुए कि 5 जून 2009 को ख्याति श्रेष्ठा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हम एक वेल नोन वुमेन मैगजीन से हैं और आप 20,000 रुपये जीत चुके हैं और नेपाल की फेमस टूरिस्ट प्लेस पोखरा जाने की फ्री टिकट्स जीत चुके हैं। आज के टाइम में अगर किसी को ऐसा मैसेज आए तो वह स्पैम समझकर या तो उसे ब्लॉक कर देगा या फिर इग्नोर कर देगा, पर उस टाइम ऐसे फ्रॉड्स इतने कॉमन नहीं थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया और उसमें वुमेन मैगजीन का भी नाम लिखा था। इसलिए ख्याति श्रेष्ठा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उस मैसेज में आगे ये भी लिखा था कि आप कल बताए गए एड्रेस पर आ जाइए और अपना इनाम साइन करके ले जाइए। ख्याति ने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया, वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने ख्याति श्रेष्ठा को ये इनाम लेने के लिए उस एड्रेस पर जाने की इजाज़त दे दी, पर अपने नौकर राम को उसके साथ जाने के लिए कहा। अगले दिन सुबह ख्याति नौकर राम को लेकर बताए गए एड्रेस पर चली गई और वहां पहुंचने के बाद उसने नौकर को वापस भेज दिया और उसे बताया कि ऐसे कामों में अक्सर वक्त लग जाता है, इसलिए तुम घर चले जाओ और पेरेंट्स को बोलना कि मैं अगर थोड़ा लेट भी हो जाऊं तो टेंशन मत लेना। थोड़ी देर बाद एक लड़की वहां पर आई और उसने उसी वुमेन मैगजीन का हवाला देते हुए अपने आप को ख्याति से इंट्रोड्यूस किया। पहले तो उसने ख्याति को वो इनाम जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर उसे पास में ही एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में ले गई। फिर वहां जाने के बाद ख्याति को कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। घर पर उसके पेरेंट्स ख्याति का इंतज़ार कर रहे थे और खुश थे कि आज उनकी बेटी कुछ इनाम लेकर आएगी। पर शाम होते होते वो खुशी चिंता में बदल गई, क्योंकि अब तो ना ख्याति का फ़ोन लग रहा था और ना अभी तक उसका कोई अता पता था। फिर जैसे ही रात हुई तो ख्याति के पापा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, एक ऐसा मैसेज जिसने उनके होश उड़ा दिए। मैसेज में लिखा था कि ख्याति किडनैप हो गई है और अगर आप अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हैं तो जल्द से जल्द 10 लाख नेपाली रुपयों का इंतज़ाम करो, और हाँ, पुलिस को बताने की चालाकी मत करना वरना अपनी बेटी को गवा दोगे। रिसेंटली नेपाल में बहुत सारे ऐसे केस हुए थे जहाँ पे माता पिता ने पुलिस को बताने की गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनके बच्चों को किडनैपर्स ने मार दिया था। इसलिए ख्याति के माता पिता ने बेहतर समझा कि वो पुलिस को ना बताए और वो पैसे जुटाने में लग गए। इस चक्कर में वो रात भर सो नहीं पाए थे कि सुबह ही फिर से ख्याति के पापा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जल्दी से पैसे लेकर कोतवाल पहुंचो। ख्याति के माता पिता अपने नौकर को साथ में लेकर कोतवाल पहुंचते हैं और वहां जाके उस नंबर पर मैसेज करते हैं कि अब बताओ कोतवाल में कहाँ पर आना है। तो आगे से रिप्लाई आया कि अब कोतवाल नहीं, पैसे लेकर चितवन पहुंचो। फिर वो लोग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके चितवन पहुंचे। तो फिर से आगे मैसेज आया कि नहीं, चितवन नहीं, अब सुमोली आ जाओ। जब वो लोग थके हारे फिर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके सुमोली पहुंचते हैं तो फिर से किडनैपर का मैसेज आता है कि अब एक और नई जगह हो, पर इस बार लड़की के पिता साथ में नहीं आएंगे, इस बार सिर्फ उसकी माँ और नौकर साथ में आएंगे। फिर वो किडनैपर उनको जगह जगह घुमाता रहता है और आखिरकार उनको कहता है कि अब नेपाल में नहीं, भारत के दार्जिलिंग शहर में 10 लाख रुपए लेकर आओ। हालांकि इतने पैसे लेकर बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, पर उन लोगों ने किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके दार्जिलिंग शहर पहुंचे और वहां पे पहुंच के किडनैपर को मैसेज किया कि हम दार्जिलिंग आ गए हैं, अब बताओ यहाँ इस शहर में कौन सी जगह आना है। तो फिर से किडनैपर ने उनको मैसेज किया कि नहीं, अब दार्जिलिंग में नहीं, आप फिर से वापस नेपाल आओ और नेपाल में काकर भाटिया एक जगह का नाम बताया, वहाँ पे पैसे लेकर आओ। वो लोग फिर से बॉर्डर क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से काकर भाटिया पहुँचे और वहाँ जाकर किडनैपर को कहा कि अब तो बता दो कि कहाँ पे पैसे लेकर आना है। तो उन्हें मैसेज में एक होटल का नाम आया और कहा गया कि उस होटल के रिसेप्शन पर आ जाओ। जैसे ही ख्याति की माँ और नौकर उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे तो उन्हें वहाँ पे उनका पुराना मकान मालिक बीरेन प्रधान बैठा हुआ दिखाई दिया। पर ख्याति की माँ ये बात किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर दी। तभी उनके फ़ोन पे फिर से मैसेज आया कि नौकर राम को वो पैसे देकर फलाना रूम नंबर के पास भेज दो। फिर नौकर राम वहाँ पे जाके पैसे पहुँचा आया और उसके बाद वो सब घर लौट आए इस उम्मीद में कि उनकी बेटी सही सलामत घर पहुँच जाएगी या सही सलामत घर पहुँचा दिया होगा उसको अभी तक।
पर घर पहुंचकर शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात से अगले दिन की सुबह भी हो गई, पर ख्याति का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। फिर कई दिन गुजर गए और अब दिन तो हफ्तों में बदलने लगे थे, पर ख्याति ना तो घर लौटी और ना ही अब उस किडनैपर का फ़ोन लगता था जिससे वो मैसेज उनके पास आया करता था। अब ख्याति के माता पिता का सब्र का बांध टूट गया और वो पुलिस के पास चले गए। उन्होंने पुलिस को ख्याति को मैसेज आने से लेकर के अब तक की सारी कहानी सुनाई। पुलिस ने तो पहले उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन की, उन्हीं से बार बार पूछा कि आपको इस सब के दौरान कोई जगह अजीब लगी हो या फिर कोई इंसान अजीब लगा हो, पर ख्याति के माता पिता ने तो पहले साफ इनकार कर दिया। पर ख्याति की माँ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि जब मैं उस होटल में वो पैसे देने गई थी तो वहाँ पर रिसेप्शन पर हमारा पुराना मकान मालिक बीरेन प्रधान बैठा हुआ था। पर पुलिस ने पहले सोचा ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर फिर पुलिस ने सोचा चलो पूछने में क्या जाता है, तो इसलिए वो पूछने के लिए बीरेन प्रधान के घर गए। पर जैसे ही वो उसके घर पहुंचे तो देखा उसका घर बंद है और बीरेन प्रधान का कोई अता पता नहीं है। थोड़ी देर उसको ढूंढा, उसके बारे में लोगों से पूछा, पर किसी को पता नहीं था कि बीरेन प्रधान कहाँ गया हुआ है। इस पर पुलिस को कुछ शक हो गया। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कई दिन गुजर गए इन्वेस्टिगेशन में और अब आस्ता आस्ता इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था तो पुलिस के भी हाथ इस केस से आस्ता आस्ता उठने लगे, क्योंकि सीधा तो कोई सस्पेक्ट था नहीं ये इस केस में, और जो एक इत्तेफाक से जो कोई सस्पेक्ट था बीरेन प्रधान, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं था। कुछ दिनों बाद काठमांडू से थोड़ा दूर ही गांव के लोगों ने पुलिस को बताया कि यहाँ पर जगह जगह किसी इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं। पुलिस ने उन टुकड़ों को जमा किया और लाकर एक जगह इकट्ठा किया तो देखा कि बॉडी के बाकी सब टुकड़े तो हैं, पर सिर्फ सर गायब है, इसलिए उस इंसान की पहचान करना मुश्किल था। इसी बीच पास के ही एक जंगल से गुजरते लोगों ने पुलिस को जंगल में एक इंसानी सर पड़े होने की खबर दी। पुलिस ने जब वो सर बॉडी के पास लाकर रखा तो देखा कि उस सर की भी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अभी भी इस इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल था। ये सब चल ही रहा था कि किसी ने पुलिस को बीरेन प्रधान के बारे में मुखबरी कर दी। पुलिस ने फौरन जाकर बीरेन प्रधान को दबोच लिया और उससे लाकर उससे इंटेरोगेशन करना शुरू कर दी। पुलिस ने बीरेन प्रधान से जो भी पूछा तो बीरेन प्रधान ने उन सब सवालों का इतने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि पुलिस को लग रहा था कि इसका तो इस केस से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। पर वो अचानक एक सवाल पर आकर अटक गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम उस होटल में क्या कर रहे थे जहाँ पर ख्याति की माँ पैसे लेकर गई थी, तो उसने कुछ अजीब से जवाब दिए जिस पर पुलिस को कुछ शक हो गया और पुलिस ने बीरेन प्रधान पर सख्ती करना शुरू कर दी। और जैसे ही पुलिस ने सख्ती करना शुरू की तो बीरेन प्रधान के मुंह से सच निकल गया। उसने फिर शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बताई। उसने बताया कि वो इंडिया के दार्जिलिंग शहर से रहने वाला है और वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वो यहाँ नेपाल में एक कॉलेज में साइंस का टीचर है। उसके पास बहुत पैसा था, पर उसे अचानक यहाँ पर जुए की लत लग गई जिसमें उसने अपना सारा पैसा गंवा दिया। फिर उसने लोगों से बहुत ज़्यादा उधार लेना शुरू कर दिया जिसे वो चुका नहीं पाया, जिसकी वजह से उसे अपना घर बेचना पड़ा जहाँ पर ख्याति के माता पिता पहले किराए पर रहते थे, और वो फिर एक नए किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। पर कर्जा इतना ज़्यादा था कि वो अभी भी पूरी तरह से नहीं उतर सका। फिर उसे एक दिन वहाँ पता चला कि उसके पुराने किराएदार यानी ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता उसके पास ही एक घर में शिफ्ट हुए हैं। वो वहाँ उनसे मिलने चला गया और वो उनसे मिलने इस उम्मीद में गया कि उसे शायद वहाँ पर उनसे कुछ पैसे उधार मिल जाए जिससे वो अपना कुछ कर्जा चुका दें। पर जब वो वहाँ ख्याति के माता पिता के साथ बात कर रहा था तो उसे पता चला कि ख्याति के पेरेंट्स ख्याति को विदेश पढ़ने भेजना चाहते हैं। इससे उसे अंदाज़ा हुआ कि इनके पास शायद बहुत पैसा होगा। और यहाँ बैठे बैठे ही उसके दिमाग में एक ऐसा घिनौना प्लान तैयार हुआ कि उसने सोचा क्यों ना इनसे ये पैसे किसी तरह निकलवाए जाएं। इस साजिश में उसने अपनी एक स्टूडेंट मैरीना शाक्या को भी अपने साथ शामिल किया। और ये मैरीना शाक्या वही लड़की थी जो ख्याति के साथ वुमेन मैगजीन के सिलसिले में मिली थी और उसे पास के ही एक अपार्टमेंट में लेकर गई थी। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि वो बच्ची अब कहाँ है, तो बीरेन प्रधान ने बताया कि जिस लाश को आप इतने दिन से शहर के अलग अलग जगह से इकट्ठा कर रहे हो वो कोई और नहीं, ख्याति श्रेष्ठा ही है। ये सुनकर पुलिस के होश उड़ गए और उन्होंने बीरेन प्रधान से पूछा कि तुमने उस बच्ची को कैसे मारा। बीरेन प्रधान ने बताया कि जब मैरीना शाक्या उस लड़की को उस अपार्टमेंट में लेकर गई थी तो वहां पर कोई और नहीं, मैं ही मौजूद था। पहले तो ख्याति मुझे देखकर थोड़ा सा चौंक गई, पर मैंने उसे कंफर्टेबल करके वहां पर बिठा दिया और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जिसमें मैंने पहले से ही बेहोशी की दवा मिलाकर रखी थी। जैसे ही ख्याति ने वो कोल्ड ड्रिंक पी वो बेहोश हो गई और उसके बेहोश होने के 1 घंटे अंदर ही मैंने उसकी गले दबाकर हत्या कर दी। फिर 4-5 घंटे में बाद मैंने उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए
और उन टुकड़ों को पूरे शहर में अलग अलग जगह इसलिए फैला दिया ताकि उस लाश को कोई पहचान ना पाए। हद तो ये हो गई थी कि उस बच्ची को मारने के बाद भी वो उसके माता पिता से पैसों की डिमांड कर रहा था। जैसा ही लोगों में ये बात फैली तो लोगों में, खास करके स्टूडेंट्स में, बहुत ज़्यादा गुस्सा उमड़ गया। सारे स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए और नेपाल में बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद होने लगे और इमीडिएटली उन लोगों को फांसी की सज़ा देने की मांग उठने लगी। स्टूडेंट इसलिए सड़कों पर आए थे क्योंकि बीरेन प्रधान ने कुछ देर पहले ख्याति को ट्यूशन पढ़ाई थी और वो उसका टीचर था। इसलिए स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था और इमीडिएटली वो बार बार फांसी की डिमांड कर रहे थे कि इमीडिएटली बीरेन प्रधान और मरीना शाक्या को फांसी दी जाए। पुलिस जब भी बीरेन प्रधान और मरीना शाक्या को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाती तो स्टूडेंट्स उन पर दावा बोल देते। इसलिए पुलिस को यहाँ पर कैदियों को, यहाँ के दोषियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। खैर ये केस 1 साल तक कोर्ट में चला और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और गजब की बात यह है कि कोर्ट ने बीरेन प्रधान को फांसी की सज़ा नहीं दी बल्कि 39 साल की नॉन बेलेबल सज़ा सुनाई और मरीना शाक्या को बीरेन प्रधान की मदद करने के लिए 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई। ये थी आज की ये केस स्टडी जिसने पूरे नेपाल के स्टूडेंट्स को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।